आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर से बारहमासा कविता का तीसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। बारहमासा कविता के दूसरे भाग में हमने भादो, क्वार, कार्तिक और अगहन महीने की विशेषता और कुदरत में हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन किया था। द्वितीय भाग में हमने अध्ययन किया था कि भादो मास के आतंक से, भय से तारों का कहीं पता भी नहीं चलता है, चंद्रमा कहीं नज़र भी नहीं आता है, सूर्य की किरणें भी ज़मीन पर नहीं उतरती हैं। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि सूर्य, चंद्र, तारे बादलों में कहीं जाकर छिप जाते हैं। क्वार महीने में नदी, तालाबों का पानी निर्मल और बहुत ही स्वच्छ होता है। मौसम चारों तरफ हंसी खुशी का बंटवारा करता है। कार्तिक में जाड़े का आगमन होता है, साथ में खुशियों का त्यौहार दीपावली भी आता है, जिसमें बच्चे की खुशी का ठिकाना तक नहीं रहता है। अगहन में शीत ऋतु के प्रकोप का वर्णन किया गया है, जिसमें पानी बर्फ सरीका ठंडा रहता है। बच्चे नहाने से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ क्या कहती है बच्चों, अब आपकी मनमानी नहीं चलेंगी। विद्यार्थियों, यह बारहमासा कविता का द्वितीय भाग था। अब हम बारहमासा कविता के तृतीय भाग की ओर चलते हैं। तो मैं कविता का गायन करती हूँ, आप भी गायन कीजिए। उड़ी पतंगे पौष में, उड़ी पतंगे पौष में, बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अटारियाँ भर जाते सब शोर से। पौष महीना अर्थात दिसंबर का महीना। पौष मास का आगमन 22 दिसंबर से होता है। पौष मास की विशेषता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि पौष मास या दिसंबर के मास में नील नभ में या नीले आसमान में चारों ओर पतंगों की बाजियाँ लगती है। आपस में बच्चों में आपस में प्रतियोगिताएं होती हैं। गलियों में, मोहल्लों में और घर की छतों पर पतंगों का माहौल छाया रहता है। एक दूसरे से हार जीत की होड़ लगाते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने पौष मास का अति सुंदर चित्रण किया है। आगे, माघ महीना भर देता, मन में नई उमंग है, कहीं मंजीरे झांझ, कहीं बजता कहीं मृदंग है। माघ मास का आगमन 21 जनवरी से होता है। बच्चों, माघ मास अर्थात जनवरी के महीने की विशेषता या महत्व का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि जब माघ मास का आगमन होता है तो मन में एक नई उमंग दौड़ती है, एक उत्साह जागृत होता है। क्यों? क्योंकि किसान फसल कटने की खुशी में लोकगीतों का गायन करते हैं, और लोकगीतों का गायन हमारे भारतीय वाद्य यंत्र मंजीरे, झांझ, मृदंग, आप इससे परिचित है बच्चों कि ये हमारे भारतीय वाद्य यंत्र है। अर्थात माघ महीने में किसान फसल कटने की खुशी में लोकगीतों का गायन इन वाद्य यंत्रों के साथ करते हैं। आगे, लो वह आ पहुँचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। फागुन मास का आगमन 20 जनवरी से होता है। निम्नलिखित पंक्तियों के द्वारा कवि ने फागुन का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों, हमारे भारत देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, इसलिए भारत देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। फागुन मास का जैसे ही आगमन होता है तो मन में एक लहर दौड़ जाती है, एक जोश निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि फागुन मास में कौन सा त्यौहार आता है बच्चों? खूब पहचाना आपने, होली। तो फागुन मास के आगमन में चारों ओर रंगी बिरंगे अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों की फुहारें उड़ती हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि यह खुशियों का और रंगों का त्यौहार है। पंक्तियों के द्वारा अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कवि बताते हैं कि भिन्न भिन्न रंगों की फुहारों को उड़ते हुए देखता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो जीवन है यह भी तो एक त्यौहार ही है। कवि यहाँ बताते हैं कि चारों ओर अनेक रंगों की फुहारें उड़ रही हैं और सारे इस होली के त्यौहार का मज़ा लेते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपने इस कविता का भावार्थ अवश्य ग्रहण किया।
तो इस कविता में कवि ने त्योहारों के माध्यम से, मौसम में परिवर्तन के माध्यम से भारतीय महीनों को स्पष्ट किया है और उन 12 महीनों की विशेषताओं को कवि ने बहुत ही उत्तम और सुंदर तरीके से स्पष्ट किया है। बच्चों, आशा करती हूँ कविता आपको समझ में आई। कविता से हमें यह बोध होता है कि भारत देश जो है त्योहारों का देश है। भारतीय हिंदी महीनों के नाम का बोध होता है। अब बच्चों जल्दी से कॉपी और पेन लेकर आइए। समझ गए आप? पहचान गए? गृहपाठ, हाँ, तो जल्दी से गृहपाठ लिखिए, भारतीय महीनों के नाम लिखिए, रंगों के कारण जीवन कैसा लगता है। बच्चों, आपको यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करना है और मुझे यह जानकर भी बहुत खुशी होती है कि आप गृहपाठ करते हैं। जब आपका विद्यालय शुरू हो जाएगा तो आपका गृहपाठ अवश्य जांचा जाएगा, तो आप गृहपाठ अवश्य पूर्ण कीजिए। बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और एक नए पाठ के साथ आपसे फिर मिलने आऊँगी। धन्यवाद।